प्यारे बच्चों, प्रमेय संख्याओं के पार्ट 1 में हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्रमेय संख्याओं की परिभाषा एवं प्रमेय संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म के बारे में चर्चा की थी। बच्चों, मैंने वीडियो के अंत में आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं लिख के बताया है। सवाल ये था कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्रमेय संख्याएं कौन सी संक्रियाओं में समृद्ध होती हैं। तो उसका सही जवाब था योग और गुणन क्रिया में सभी चारों संख्याएं समृद्ध होती हैं। अब देखिए, प्रमेय संख्याओं के दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे प्रमेय संख्याओं के क्रम विनिमयता और साहचर्य गुणधर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ साथ ये सवाल है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते चले जाएं और इनको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझना है। प्रमेय संख्याओं का समृद्ध गुणधर्म हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रम बदल देना, यानी संख्याओं का क्रम है वो बदल देते हैं, वो क्रम विनिमयता होता है। जैसे नीचे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं हैं, उनकी क्रम विनिमयता के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय होती हैं या नहीं हैं। इसी तरह से व्यवकलन, गुणन और भाग, इन सभी क्रियाओं के अंतर्गत हम पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले योग क्रिया में पूर्ण संख्याएं व्यवकलन होती है, क्रम विनिमय होती है या नहीं होती है, इसकी जांच करेंगे। तो देखिए, हमने एक उदाहरण लिया है 0 + 2, यानी ये दो संख्याएं ली हैं। अब 0 में अगर दो संख्याएं 0 और 7 ली है, अगर 0 में 7 जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। अब इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, यदि 7 में 0 को जोड़ा जाए तो भी हमारे पास 7 आएगा, यानी दोनों जगह है आंसर है वो समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय होती हैं, यानी अगर संख्याओं का क्रम पलट के अगर योग किया जाए तो वो उनका उत्तर है वो समान आता है, इसलिए वो क्रम विनिमय कहलाती है। एक अन्य उदाहरण और दिया है 2 और 3, ये दो संख्याएं हमने ली। 2 और 3 का योग करेंगे 5 आएगा। इनका क्रम बदल करके योग करते हैं, जैसे 3 और 2 है, इनका योग करेंगे तो भी 5 आता है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग क्रिया में क्रम विनिमय होती हैं। अब देखते हैं व्यवकलन, यानी व्यवकलन कहते हैं घटाने की क्रिया को। तो हमने संख्याएं ली 4 और 5, 4 में से हमने 5 को घटाया तो आंसर हमारे पास आया -1। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, 5 है उसमें से -4 करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा +1, यानी आंसर हमारा समान नहीं आया। एक बार -1 आया तो दूसरी बार +1 आया। तो हम कह सकते हैं कि व्यवकलन में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं। एक अन्य उदाहरण और दिया गया है इसमें, उसे भी समझ लीजिए। जैसे 6 है, उसमें से 0 को घटाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 6, और अगर 0 में से 6 घटाएं तो क्या आएगा -6। तो यानी हमारा आंसर है वो समान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन क्रिया में क्रम विनिमय नहीं होती हैं। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, यानी प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो होती है पूर्ण संख्याएं। तो इन्हीं संख्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें योग, व्यवकलन और गुणन की क्रियाएं करनी है। अब देखते हैं गुणन क्रिया। गुणन क्रिया में हमने दो संख्याएं ली 4 और 3। 4 का 3 से गुणा करेंगे आंसर 12 आएगा। अब 3 क्रम पलट देते हैं इनका, 3 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। दोनों जगह आंसर समान है, इसलिए गुणन क्रिया में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय होती हैं।
अब लेते हैं 0 और 2, दूसरा आंसर दिया गया है। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। 2 को अगर 0 से गुणा करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक अन्य उदाहरण और दिया गया है, 1 को यदि 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो भी आंसर 5 आएगा। तो इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि पूर्ण संख्याएं गुणन क्रिया में क्रम विनिमय होती है। अब देते हैं भाग संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए। जैसे 2 संख्याएं ली, 2 और 4। 2 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे यानी 2 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। और यदि 4 में 2 का भाग दिया जाए, क्रम पलटने के बाद में 4 में यानी अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया, 4 में अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों जगह आंसर समान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग संक्रिया में क्रम विनिमय नहीं होती हैं। तो ये थी पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं क्रम विनिमयता के नियम को जांचने के लिए। इसी प्रकार से आप प्राकृत संख्याओं की संक्रियाओं का भी क्रम विनिमय ज्ञात कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि वो भी योग, व्यवकलन, गुणन और भाग क्रिया में क्रम विनिमय होती हैं या नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं सेम हैं, केवल पूर्ण संख्याओं में 0 संख्या है उसको और शामिल कर लिया जाता है, और प्राकृत संख्या है उसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। सेम पूर्ण संख्याओं वाले तरह ही है, इसलिए ये सभी विद्यार्थी हैं इसकी जांच जैसे मैंने पूर्ण संख्याओं की करके बताई है उसी तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। 0 को शामिल नहीं करना है, जो भी क्रियाएं आपको करनी है उसमें 0 को छोड़ते हुए क्रियाएं करनी है, और पता लगाना है कि कौन सी क्रिया है वो क्रम विनिमय है और कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं पूर्णांक संख्याओं की क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। पूर्णांक संख्याएं हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सबसे पहले योग संक्रिया को लेते हैं। यहाँ हमने 2 संख्याएं ली, धनात्मक यानी प्लस का 3 और माइनस का 4, इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1। अब इनका क्रम पलट देते हैं, यानी 4 -4 है उसको पहले लिख देते हैं और 3 है उसको बाद में लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। यानी दोनों जगह हमारा आंसर क्या आया, समान आया। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। 2 संख्याएं ली हमने, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं, माइनस का 7 और माइनस का 2, इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। ध्यान रखना है माइनस और माइनस की संख्याओं का योग करते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ती है, निशान चेंज नहीं होता है, लेकिन जब 2 माइनस की संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनके साथ में निशान भी गुणा होते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन योग क्रिया में निशान है वो चेंज नहीं होते हैं, समान ही रहते हैं। इसलिए -7 और -2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 9। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, यानी 2 को पहले रख लेते हैं -2 और -7 है उसको बाद में लिखते हैं, दोनों का योग करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। यानी दोनों जगह उत्तर समान है। एक अन्य उदाहरण और दिया गया है, -6 में अगर हम प्लस के 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, धनात्मक संख्या 4 है उसमें माइनस के 6 को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। अब देखते हैं व्यवकलन यानी घटाने की क्रिया। 2 संख्याएं ली हमने, प्लस की माइनस के 4 और प्लस के 5, इन दोनों का हमने घटाव किया यानी बाकी की, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस का 1। और यदि हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, +5 है उसको शुरू में लिख दिया और -4 है उसको बाद में लिख दिया, तो यहाँ जो -4 है उससे पहले माइनस का निशान है, ये दोनों आपस में गुणा होकर के प्लस के हो जाएंगे। तो +5 और +4 ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और शुरू में इनका आंसर कितना आया था, प्लस का 1 आया था, दोनों जगह आंसर समान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं। एक अन्य उदाहरण और दिया गया है, इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे 6 और -5 लिया है, 6 में से -5 है, 5 घटाएंगे तो आंसर हमारे पास 1 बचेगा, और जब 5 में से
6 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का 1 आएगा। उत्तर दोनों जगह समान नहीं आया, तो पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती है। अब करते हैं गुणन क्रिया। 3 उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पहला है 2 को यदि -3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -6। अगर इनका क्रम चेंज कर देते हैं, -3 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, -6। अन्य उदाहरण है और दूसरा -4 है, उसको -5 से गुणा करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा +20। और यदि -5 को -4 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। तीसरा उदाहरण और है, -6 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -18। और यदि 3 को -6 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, -18। दोनों जगह आंसर समान है, इसलिए पूर्णांक संख्याएं गुणन क्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। अब देखते हैं भाग की संक्रिया। 2 संख्याएं दी गई हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। जो -4 है उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। यदि इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, 2 में यदि -4 का भाग दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1/-2। यानी दोनों जगह आंसर अलग अलग आ गया, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं दोनों में योग और गुणन क्रिया है वो तो क्रम विनिमय होती है, लेकिन व्यवकलन और भाग संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं होती है। अब देखते हैं प्रमेय संख्याएं। बच्चों, ये प्रमेय संख्याएं हैं, इनको आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इनको हल करते समय आपको कई तरह की संक्रियाएं करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको इन प्रमेय संख्याओं की योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की क्रियाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझना है। प्रमेय संख्याओं की योग क्रिया के अंतर्गत हम क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। एक उदाहरण दिया गया है -2/3, क्योंकि प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P और Q दोनों क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। लेकिन प्रमेय संख्याओं को आपको ध्यान में रखना है कि Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ हमने प्रमेय संख्याएं ली हैं, एक है -2/3 और दूसरी है +5/7। इन दोनों का हमें योग करेंगे। तो जो प्रमेय संख्याएं होती हैं उनको सरल करने के लिए अगर हमें 2 प्रमेय संख्याओं को सरल कर रहे हैं, योग और बाकी की क्रिया जब करते हैं तो उनका जो हर होता है उनका लसप लेकर के इनको सरल किया जाता है। 3 और 7 है, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो इनका लसप 21 होता है। अब 3 का भाग है वो इस 21 में देंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो -14 आएंगे, ये प्लस है ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 आएगा, 3 को इस 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। प्लस के हैं 15 और माइनस के हैं 14, तो इनको सरल करेंगे, प्लस का 1 बचेगा और बट्टा में आ जाएंगे 21। तो -2/3 प्लस 5/7 को अगर हम सरल करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आया, 1/21। अब इनका क्रम चेंज कर देते हैं, यानी ये 5/7 है, इसको पहले लिख देते हैं, और -2/3 है, इसको बाद में लिख देते हैं। वही लघुत्तम दोनों का दोबारा सेम आएगा 21। 7 का भाग 21 में देंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, ये प्लस है वो यहाँ लिख देंगे। 3 का भाग देंगे 7 आएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो -14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 14 को घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 21 ज्यों का त्यों आ जाएगा। यानी पहले भी हमारे पास उत्तर क्या आया था 1/21, और क्रम बदलने के बाद में भी उत्तर क्या आया 1/21। तो प्रमेय संख्याएं योग संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। विद्यार्थियों, अब आपको ये जो सवाल है
स्वयं कॉपी में लिखना है और जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है उस तरह से आपको हल करके मुझे बताना है। सबसे पहले आपको इस को सरल करना है और उसका आंसर ज्ञात करना है, जैसे मैंने अभी करके बताया। और फिर आपको इन संख्याओं का क्रम बदल देना है, यानी -8/3 है इसको पहले लिख देना है और -6/5 को बाद में लिख देना है और फिर इसको सरल करना है। अगर दोनों का आंसर समान आता है तो यह सिद्ध होता है कि प्रमेय संख्याएं योग क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। चलिए अब देखते हैं व्यवकलन क्रिया। ये सवाल आपको कॉपी में करना है। अब व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। हमने दो संख्याएं हमने ली है 2/3 और -5/4। दो प्रमेय संख्याएं हैं, इनकी बाकी करेंगे। लघुत्तम आया इनका 12 में 3 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 है और ये माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 8 में से -15 करेंगे तो माइनस के 7 बच जाएंगे और बटा में 12। आंसर हमारे पास कितना आया -7/12। अब इनका क्रम बदल करके सरल करते हैं। जो दूसरी प्रमेय संख्या थी उसको शुरू में लिख लेंगे 5/4 और माइनस कर देंगे 2/3। लघुत्तम वही सेम आएगा 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 को इस 5 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे तो 3 पंजे 15 और ये -3 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 15 में से 8 घटाएंगे 7/12। तो आंसर हमारा समान नहीं आया। पहले हमने सरल किया उस समय हमारे पास आंसर आया था -7/12 और अब जब क्रम बदल के इसको सरल किया है तो हमारे पास आंसर आया 7/12। तो ये दोनों संख्याएं क्रम बदलने से आंसर है वो समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं व्यवकलन क्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं होती हैं। ये सवाल आपको कॉपी में लिखना है और जैसे मैंने बताया उसी तरह से आपको हल करना है और जांच क्रम विनिमयता की जांच करनी है। 1/2 माइनस 3/5 गुणन क्रिया। यहाँ हमने दो प्रमेय संख्याएं ली है -7/3 और इसको गुणा करना है 6/5 से। तो यहाँ हमें 3 को 6 से कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा। अब 2 को इस 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -14 और बटे में कितने आ जाएंगे 5। इनको सरल करने से है -14/5। अब इनका क्रम बदल करके सरल करते हैं। 6/5 को गुणा करते हैं -7/3 से, तो यहाँ भी 3 है। 6 को 3 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे -14 और बटा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों जगह हमारा आंसर क्या आया समान आया है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं गुणन क्रिया के अंतर्गत भी क्रम विनिमय होती हैं। अब ये उदाहरण और मेरा करके आपको बताया हुआ है, इसको आप स्वयं कर लेंगे। यदि मैं आपको करके यहाँ बताऊँगा तो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नियम मैंने आपको बता दिया, ये आपको स्वयं करना है। अब आगे देखते हैं भाग संक्रिया। दो प्रमेय संख्याएं हमने ली -5/4 और इसको डिवाइड करना है 3/7 से। जब भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनका भाग करते हैं तो भाग के निशान को हमें चेंज कर देते हैं गुणा में, और गुणा में चेंज करते ही ये 3 है वो नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। ये आपस में किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही हैं, इसलिए हम ऊपर की संख्याओं को ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे की संख्याओं को नीचे से गुणा कर देंगे। -5 को 7 से गुणा करेंगे -35 आ जाएगा और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आया -35/12। अब इनका क्रम बदल करके भी हल करते हैं। तो 3/7 है उसको हमने पहले लिख दिया और भाग -5/4 को बाद में लिख देंगे। भाग का निशान है उसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये संख्याएं आपस में बदल जाएंगी, 4 ऊपर चला जाएगा और -5 है वो नीचे आ जाएगा। अब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12
और 7 को -5 से गुणा करेंगे -35, 12/-35। तो यानी पहले आया था -35/12 और अब आ रहा है 12/-35। तो यानी दोनों जगह आंसर है वो अलग अलग आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाग संक्रिया के अंतर्गत प्रमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं। ये आपकी सभी संख्याओं के साथ में क्रम विनिमयता को हमने पढ़ा। एक बार इसका सार हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक टेबल बनाई है। एक तरफ यहाँ संख्याएं हैं, प्रमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब क्रम विनिमयता की जांच हम योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए देखते हैं। तो सार रूप में हम देखते हैं कि सभी संख्याएं हैं वो योग और गुणन क्रिया के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है, और व्यवकलन और भाग क्रिया के अंतर्गत कोई भी संख्या क्रम विनिमय नहीं है। यह इस अब तक का जो पढ़ा है उसका सार है। अब प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत एक गुणधर्म और बचा है, साहचर्यता, या इसको कहें तो सहचारिता भी कहते हैं। सहचारिता गुणधर्म में आपको ध्यान रखना है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ में रहना। यानी अब तक हम दो संख्याएं लेकर के क्रियाएं कर रहे थे। इस सहचारिता गुणधर्म में हम 3 संख्याएं लेंगे और 3 संख्याओं में 2 संख्याओं को एक साथ रखेंगे और एक को अलग कर देंगे। उसमें हम क्रम को बदल रहे थे, पहली को संख्या को लास्ट में लिख दे रहे थे और लास्ट वाली को पहले में लिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं में कोई भी 2 संख्याओं को एक साथ रखना है और एक संख्या को अलग करना है। दूसरी बार एक संख्या को जो पहले 2 साथ में थी उनको अलग कर देना है और जो अलग की थी उस संख्या को किसी के साथ में रख देना है। तो इस तरह से रख करके हम साहचर्य गुणधर्म की जांच करेंगे। देखिए सबसे पहले पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में योग संक्रिया को हम हल करते हैं। 3 संख्याएं हमने ली। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक चली जाती हैं। तो इनमें से हमने 3 संख्याएं ली, 4, 3 और 2। इनमें 2 और 3 को एक साथ रख के हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 5। और 5 में जो एक संख्या शुरू में रखी वो 4 थी, इन दोनों का योग किया कितना आ गया, 9 आ गया। अब 3 और 2 है, इनमें से एक संख्या को अलग कर देंगे और उसको 4 के साथ में रख देंगे। जैसे 4, 3, 2 संख्याएं वैसे ही हैं, केवल हम इनका स्थान है साथ रखने वाला वो अलग कर देंगे। यानी 4 है उसमें 3 जोड़ेंगे सबसे पहले और 2 को अलग कर दिया तो 4 में 3 जोड़ा 7 आया और 7 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं उनको भी आप करके देख सकते हैं। पूर्ण संख्याएं हैं वो योग में साहचर्य होती हैं। अब व्यवकलन देखते हैं कि व्यवकलन में भी पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती हैं या नहीं होती हैं। 2 संख्याएं हमने ली, 4, 5 और 2, ये 3 संख्याएं ली। 3 में सबसे पहले हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को घटाएंगे 4 में से तो हमारे पास आंसर आएगा 1। पहले हम 5 में से 2 को घटा रहे थे, अब 4 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। फिर इसको घटाएंगे 2 में से तो यानी ये दोनों संख्याएं माइनस की हो गई तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3। तो देखिए यहाँ व्यवकलन है उसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं साहचर्य नहीं है। इसी तरह से अन्य उदाहरण जो दूसरा दिया गया है वो आपको स्वयं करके बताना है। अब देखते हैं गुणन क्रिया। गुणन क्रिया में हमने 3 संख्याएं ली हैं, 7, 2 और 5। सबसे पहले हमने 2 को 5 से गुणा किया 10 आएगा, फिर इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 70 आया। अब हमने इनका साथ है वो बदल दिया, पहले 2 है वो 5 के साथ में थी लेकिन अब हम इसको 7 के साथ में कर देंगे। यानी 7 को सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 14 और 14 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 70। यानी दोनों जगह हमारा उत्तर क्या आया, समान आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणन क्रिया के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती हैं। एक अन्य उदाहरण है वो आपको स्वयं करना है कॉपी में।
अब देखते हैं भाग संक्रिया। 3 संख्याएं ली हमने 7, 2 और 4। सबसे पहले हम देंगे 2 में 4 का भाग, तो आएगा हमारे पास 1/2। फिर उसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 भाग 1/2। भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। 7 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 7/2। फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 है, इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 4 है वो नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आएगा 7/8। तो पहले हमारा उत्तर आया था 14, अब उत्तर आ रहा है 7/8। दोनों जगह आंसर समान नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग क्रिया के अंतर्गत साहचर्य नहीं हैं। अब इसी तरह से आपको प्राकृत संख्याएं हैं, उनकी भी साहचर्यता का जांच है वो स्वयं करनी है, 0 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में अभी जो बताया था उसमें 0 शामिल था। अब आपको 0 को छोड़ते हुए इन्हीं क्रियाओं को दोबारा करना है और जांच करनी है कि कौन सी क्रिया है वो साहचर्य है और कौन सी साहचर्य नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। 3 संख्याएं हमने ली -2, 3 और -4। सबसे पहले 3 को -4 के साथ में जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा, उसमें माइनस का 2 और जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। अब इनका जोड़ा है वो दूसरी संख्या के साथ में बना देते हैं। -2 है, उसके साथ में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 1। अब इसमें -4 है वो और ऐड कर देंगे तो -4 में प्लस वाला 1 कम हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया आंसर? -3। दोनों जगह हमारा आंसर समान आया है, इसलिए पूर्णांक संख्याएं योग क्रिया के अंतर्गत क्या होती है? साहचर्य होती हैं। विद्यार्थियों अब आगे देखते हैं व्यवकलन। 3 पूर्णांक संख्याएं हमने ली 5, 3 और 7। इनमें सबसे पहले 7 और 3 को एक साथ रखते हैं और 5 को अलग कर देते हैं। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। अब इस 4 को 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर बचेगा 1। अब 7 को 5 के साथ में रख देते हैं तो 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब इसको 3 में से और घटाएंगे तो ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, इसलिए निशान माइनस का आएगा और संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, तो आंसर हमारे पास आया -5। पहले हमारे पास आंसर आया 1 और अब आंसर आ रहा है -5। तो इसका मतलब है पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन में साहचर्य नहीं होती हैं। अब देखते हैं गुणन। यहाँ हमने 3 संख्याएं ली 5, -7 और -8। -7 को -8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। अब 56 को 5 से गुणा करेंगे तो 280 आएगा। अब -7 है, इसको 5 के साथ में रख देते हैं, -8 को अलग कर देते हैं तो -7 है उसको 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 35 आएंगे और फिर इसको -8 से गुणा करेंगे तो माइनस दोनों को गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 35 को 8 से गुणा करेंगे 280, यानी दोनों जगह आंसर आपका समान आ रहे हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणन में भी साहचर्य होती हैं। एक क्वेश्चन और दिया गया है, इसको आप देख लीजिए और हल कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं और देखते हैं भाग की क्रिया। 3 संख्याएं ली हमने -10, 2 और -5। सबसे पहले -10 और 2 को एक साथ रखते हैं और -10 में भाग देते हैं 2 का, तो आंसर आएगा -5 और फिर -5 में -5 का दोबारा भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 1। अब 2 और -5 को रखते हैं एक साथ और 10 को निकाल देते हैं अलग। सबसे पहले
2 में -5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/-5। अब इसका भाग 10 में देंगे तो 10 में देने से आंसर आएगा ये 2 है, इससे ये 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5 आएंगे, -5 को -5 से गुणा करेंगे तो प्लस के 25 आएंगे। पहले आंसर 1 आया, अब 25 आ रहा है। दोनों आंसर हैं वो एक समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं भाग में साहचर्य नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब प्रमेय संख्याओं की साहचर्यता का भी हम अध्ययन करते हैं। प्रमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। हमने यहाँ एक उदाहरण लिया है -2/3, 3/5 और -5/6। सबसे पहले हम 3/5 और -5/6 को एक साथ में रखते हैं और इनको सरल करते हैं। वैसे ही लघुत्तम लेके इनको सरल करना है। लघुत्तम आएगा इनका 30 है, 30 में 5 का भाग देंगे 6 आएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 6 का भाग इस 30 में देना है, 5 आएगा, 5 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। अब ये -2/3 है, इसमें हम जोड़ेंगे, इसको जब सरल करेंगे तो आएगा -7/30। फिर से इन दोनों का लैसा पे लेना है, 30 आएगा, 30 का भाग 3 में देंगे 10 आएगा, 10 को इस 2 से गुणा करेंगे तो -20 आ जाएगा। फिर 30 में 30 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो -7 और इस तरह से इनका जब योग करेंगे तो आएगा -27/30। इसको सरल करेंगे तो आगे आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर -9/10। अब ये 3/2 है, 3/5 है, इसको -2/3 के साथ में रख देते हैं और -5/6 को अलग कर देते हैं। सबसे पहले इनको सरल करेंगे तो सरल करने पर वही लघुत्तम वाली क्रिया करके आप करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -1/15। अब इस -1/15 में ये -5/6 को जोड़ेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा और इसको सरल करने से हमारे पास जो पहले उत्तर आया था -27/30 और इसको सरल करने पर -9/10 वही आंसर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं भी योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। इसी प्रकार से आपको ये सवाल है वो स्वयं को करना है अपनी कॉपी में हल। अब देखते हैं व्यवकलन। प्रमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन है वो साहचर्य है या नहीं। एक उदाहरण यहाँ लिया है -2/3, -4/5 और -1/2। सबसे पहले इन दो को सरल करेंगे तो आएगा -13/10। फिर इसको -2/3 के साथ में हल करेंगे तो आंसर हमारे पास में आएगा 19/30। अब -2/3 के साथ में -4/5 को कर देते हैं और -1/2 को अलग निकाल देते हैं। तो इसको भी जब आप सरल करके लाओगे लघुत्तम के द्वारा तो नीचे आपके पास में आंसर आएगा -11/30 और इस तरफ हमारा आंसर आया था 19/30। तो दोनों आंसर हैं वो अलग अलग हैं, समान नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवकलन में प्रमेय संख्याएं साहचर्य नहीं होती हैं। अब देखते हैं गुणन क्रिया। इन क्रियाओं को आपको बड़ी सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो कहीं भी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो गलत हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आपको करना है। गुणन क्रिया में भी हम 3 संख्याएं लेते हैं, -7/3, 5/4 और 2/9। सबसे पहले इन कोष्टक वाली संख्याओं को सरल करेंगे, 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 9 दूनी 18, 5/18 आ जाएगा। अब इसको -7/3 के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो 9 7 पंजे 35, ऊपर आ जाएंगे माइनस के 35 और नीचे 18 तिये 54, तो माइनस के 35/54 आ जाएंगे। अब -7/3 है, उसके साथ में रख देंगे 5/4 को और 2/9 को अलग कर देंगे। इन दोनों को सरल करेंगे तो आपके पास में आएगा -35/12। अब इसको 2/9 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 35/54। यानी यहाँ भी
35/54 था माइनस का, और यहाँ भी माइनस का 35/54 है। दोनों संख्याएं समान हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। अब ये एक उदाहरण है और है, इसको आपको स्वयं करना है कॉपी में, जैसे अभी बताया है उसी तरह से, और साहचर्यता की जांच करनी है। अब देखते हैं भाग की संक्रिया। भाग और गुणन दोनों एक ही तरह से होते हैं। भाग में केवल इतना ध्यान रखना है कि भाग के निशान को गुणा में चेंज कर देना है, और जैसे ही गुणा में चेंज करेंगे उस भाग के निशान के अगली संख्या है वो अंश है वो हर हो जाएगी, हर है वो अंश हो जाएगी। 3 संख्याएं ली, 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5। सबसे पहले इन 2 को सरल करेंगे। सरल करने पर हमारे पास में आएगा माइनस का 5/6। अब इसका भाग देंगे 1/2 में, तो भाग के निशान को गुणा में चेंज करते ही ये 6 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। सरल करेंगे तो 2 है, 2 से ये 6 कैंसिल होकर के 3 आ जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और नीचे -5, 3/-5। अब इन 2 संख्याओं को, इन 2 को एक साथ रखेंगे और 2/5 को अलग निकाल देंगे, और फिर पुनः इनको सरल करेंगे। तो इन दोनों को सरल करने से हमारे पास में आंसर आएगा 3/-2, और जब इसका भाग देंगे 2/5 का इसमें, तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे। गुणा में चेंज करते ही ये 5 है वो ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और इनको सरल करेंगे तो 3×5 = 15 और 2 दूनी 4, -4। यहाँ उत्तर आया हमारे पास 15/-4, और इस तरफ उत्तर आ रहा था 3/-5, यानी दोनों अलग अलग हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रमेय संख्याएं भाग संक्रिया के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। तो ये था साहचर्य का नियम। अब इसका सारांश है वो देख लेते हैं। इस तरफ संख्याएं दी हुई हैं, चारों संख्याएं, प्रमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, और ये संक्रियाएं हैं योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। तो जिस तरह से हमने क्रम विनिमयता में देखा था कि चारों संख्याएं हैं वो योग और गुणन क्रिया में क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं, उसी तरह से चारों संख्याएं यानी प्रमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं योग और गुणन क्रिया में तो क्या होती हैं, साहचर्य होती हैं, और व्यवकलन और भाग में साहचर्य नहीं होती है। तो आपको सिंपली सवाल हल करना आना चाहिए। साहचर्यता और क्रम विनिमयता में तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि चारों संख्याएं योग और गुणन में तो साहचर्य और क्रम विनिमय होती हैं, भाग और व्यवकलन में साहचर्य नहीं होती हैं, न ही क्रम विनिमय होती है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रमेय संख्याएं थी उनके तीनों गुण धर्मों के बारे में अध्ययन कर लिया। संवृत, क्रम विनिमयता और साहचर्यता। ये एक सवाल है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसको एक बार क्रम विनिमयता नियम से करना है और एक बार साहचर्य नियम से करना है। क्रम विनिमयता का मतलब है कि आप इस संख्या को कहीं भी किसी भी संख्या के साथ में रख सकते हैं, यानी क्रम बदल करके, यानी आप 3/7 में -6/11 जोड़ सकते हैं या ये 21 वाले जोड़ सकते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार इनको रखना है और उसके बाद में सरल करना है। साहचर्य में भी यही है कि कौन सी संख्या को आप किसके साथ में रख करके करते हैं, वो साहचर्य है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्याय 1 का दूसरा पार्ट भी है वो कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आप अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे और अपना कार्य है वो कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ सवाल लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।